कहानी की स्टार्टिंग में हमें दुआन की शादी का सीन दिखाया जाता है। उसे नाइन्थ मास्टर से शादी कराया जा रहा था, जो कि बहुत ही रूथलेस माफिया था। लेकिन दुआन शादी नहीं करना चाह रही थी। उसकी फैमिली ज़बरदस्ती उसकी शादी करा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग शादी के प्लेस में एंटर करते हैं तो वहाँ पर उस नाइन्थ मास्टर के मरने के कुछ रिचुअल को किया जा रहा था, यानी कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। ये देख करके सारे ही चौंक जाते हैं, किसी को उम्मीद नहीं था। और उसी पॉइंट पर दुआन के अंदर किसी और गर्ल की आत्मा आ जाती है। वो गर्ल इस दुनिया की नहीं थी, उसे इस दुनिया में कुछ मिशन पूरा करने के लिए भेजा गया था। जैसे ही ऐसा होता है, दुआन बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करने लगती है। वो अपने इस फेस कवर को हटाती है और उसे पता चलता है, अरे वो तो सच में ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई है। और ये तो काफ़ी फ़नी है। यहाँ आकर के उसे पता चलता है कि असल में जो कि उसका हस्बैंड है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सैड होने के बजाय वो खुश होने लगती है, ये सोचते हुए कि अब उसकी शादी नाइन्थ मास्टर से होने वाली है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी हो जाएगी। लेकिन जो नाइन्थ मास्टर का अंकल हुआ था, वो बहुत ही बदमाश था। वो ना नाइन्थ मास्टर की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। उसके डेथ रिचुअल में वो आया हुआ था और उसके डेड बॉडी को देख करके उसे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि फाइनली उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब इस दुनिया से जा चुका है। तभी वहाँ पर वो सोचता है, लेकिन दुआन तो बाकी है और दुआन यहाँ पे नाइन्थ मास्टर की वाइफ है, तो लीगली सारी प्रॉपर्टी दुआन को जानी चाहिए। लेकिन वो गांव से आई हुई लड़की है, जिसको कि उसके पेरेंट ने बचपन में ही गांव भेज दिया था। तो वो यानी कि नाइन्थ मास्टर का वो बदमाश अंकल ये सोच रहा होता है कि दुआन को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ही आसान होगा, उसे मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टी ले लेना। वो दुआन से बात करने के लिए जाता है। दुआन अब वो पहली वाली इनोसेंट गर्ल तो थी नहीं, वो हेवन से आई हुई गर्ल थी। वो कहती है, अंकल मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, और आप जो यहाँ पर आए हुए हो मुझे सिंपैथी देने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि मुझे सिंपैथी की ज़रूरत है। दुआन की कहानी जानने के लिए हम लोग कुछ घंटे पहले चलते हैं, जहाँ पर कि दुआन के गॉड यानी कि उसके फादर उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज रहे होते हैं। दुआन को ह्यूमन वर्ल्ड के 10 छोटे मिशन पूरे करने थे, तभी वो इस वर्ल्ड में वापस लौट सकती थी अपने मैरिज रोप को पाने के लिए। अब दुआन ये करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके फादर ने उसके सारे पावर्स भी ले लिए थे। सिर्फ दुआन पे तरस खाते हुए थोड़े से पावर उसे दिए थे, ताकि वो उन पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना सके। और जब तक दुआन उन 10 मिशंस को पूरा नहीं करती, वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। इसी वजह से दुआन सोचती है कि जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ ही गई है, तो यहाँ बहुत सारे पैसे कमाएंगी और अमीरों की ज़िंदगी जिएगी। वो अंकल को कहती है, अंकल मेरे हस्बैंड का अभी डेथ रिचुअल पूरा भी नहीं हुआ है, आते ही आप प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप ही ने मेरे हस्बैंड को मारा है। उसका अंकल कहता है, क्या बकवास कर रहे हो सरेआम, तुम मुझ पर ब्लेम लगा रही हो। यहाँ पर जो दुआन के फादर थे वो उसे लेने के लिए आते और कहते, नहीं नहीं हुआ सर, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसका संस्कार नहीं है, ये गांव में पली बड़ी है ना। दुआन भी एक्टिंग करने लगती है और कहती है, हाँ हाँ आप लोग देख रहे हो मेरा डैड कितना क्रूएल था, मेरी मॉम के मरते ही इसने मुझे गांव भेज दिया और अपने मिस्ट्रेस को लेकर के आ गया, और उसके दोनों बच्चे मेरे ही एज के हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा डैड कितना चीटर होगा। और डैड अब आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपने मुझे इतने सालों से गाँव भेजा ही था, तब मुझे भी आपसे कोई रिश्ते नाते नहीं रखना है। और वह यहाँ पर अपनी फैमिली से सारे रिश्ते नाते सबके सामने तोड़ लेती है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत उन्हें सबक सिखाती है। हो ने तो सोचा था कि दुआन को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन दुआन को कंट्रोल करना अब उतना भी आसान नहीं था। और उसकी फैमिली सोच रही थी कि चलो ठीक है, कोई ना, वैसे भी तो नाइन्थ मास्टर अब इस दुनिया में है नहीं, और दुआन को नाइन्थ मास्टर से ही शादी करने के लिए इन लोगों ने बुलाया था। तब दुआन भी उनके किसी काम से नहीं है, अब रिश्ता टूट भी गया तो क्या करना है।
वो लोग जा रहे थे तभी आसमान से बिजली गिरती है उसके सौतेले भाई पर। दुआन देखती है उनके गॉड दोस्तों ने दुआन की थोड़ी सी मदद की थी। दुआन को ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब दुआन उस अंकल को बहाने करके वहाँ से भेजने का कोशिश कर रही थी। अंकल, अब तो मैं विडो बन चुकी हूँ, क्या आप मुझसे मेरे पति के इनहेरिटेंस राइट भी छीन लोगे तो मैं कैसे जीऊँगी इस क्रूएल दुनिया में। फिलहाल के लिए वो वहाँ से चले जाता है। दुआन जियाओ हेंग को जगने के लिए कहती है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं जियाओ हेंग और हुओ के बीच हमेशा ही क्लैशेज होते रहते थे। जियाओ हेंग की कंपनी वो उसे छीनना चाहता था, लेकिन जियाओ हेंग बहुत ही समझदार था। वो अपने अंकल को उनकी अकल को ठिकाने लगाते हुए वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ वो कोई भी डीलिंग वगैरह नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही जियाओ हेंग निकलता है उस पर गोली से शूट करवा देता है हुओ, लेकिन फिर भी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जियाओ हेंग बच जाता है। लेकिन वो अपने अंकल को सबक सिखाने के लिए मरे हुए होने की एक्टिंग कर रहा था। दुआन जानती थी कि जियाओ हेंग मरे होने की एक्टिंग कर रहा है। वो जियाओ हेंग को कहती है, कम ऑन जग भी जाओ, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, कितनी देर तक एक्टिंग करोगे, तुम्हें भी भूख लगा होगा, बाहर आ जाओ। जियाओ हेंग को लग रहा था कि दुआंग जो है वो हुओ की तरफ से भेजी गई गर्ल है। दैट्स वाई वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था और उससे भी रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। दुआन जियाओ हेंग के हाथों में गन देख करके चौंक जाती है। ऊपर से जियाओ हेंग को हर्ट करने का पावर दुआन के पास था नहीं, यानी उसके जादू जियाओ हेंग को हर्ट करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो अब दुआन को दिमाग लगाना पड़ता है। वो कहते हैं, देखो मैं बहुत ही हेल्पफुल हूँ, 2 मिनट रुको, मैं देखो तुम्हारी चोट को ठीक करके दिखाती हूँ। दुआन अपना पावर का इस्तेमाल करती है और सच में जियाओ के फेस पर ये जो भी कट मार्क थे उन्हें वो पूरी तरीके से हील कर देती है, जिसे देख करके जियाओ काफ़ी चौंक जाता है और पूछने लगता है कि दुआन ने ऐसा कैसे किया। दुआन बहाना कर देती है, मेरे पास कुछ चाइनीज ओल्ड मेडिसिन है जिसके अप्लाई से तुम्हारा दाग अचानक से गायब हो जाएगा। जियाओ दुआन को बोल देता है कि असल में वो 9th मास्टर नहीं है, बल्कि वो 9th मास्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड जियाओ हेंग है और वो यहाँ पर 9th मास्टर की जगह यहाँ पे लिया हुआ था। अब दुआन को ये बातें समझ में भी आ जाती है। वो जियाओ हेंग की बातों पे ट्रस्ट भी कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अमीरों के चोचले थे। वो लोग खुद को बचाने के लिए अपने बॉडी डबल हायर करके रखा करते थे। इस पॉइंट पे जियाओ हेंग जो झूठ बोल रहा था कि वो 9th मास्टर नहीं है, वो 9th मास्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो दुआन उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेती है। वो उसे कहती है, चलो अब जब तुम पर्सनल बॉडीगार्ड हो तो अब मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बदले अब तुम मेरे लिए काम करोगे। हम दोनों मिलकर के मस्त यहाँ पर अपने मालिक की प्रॉपर्टी उड़ाएंगे और ऐशो आराम में जिएंगे। जी हाँ, हैंग अपने कुछ दिनों के लिए दुआंग को अपने साथ रखने का प्लान करता है, क्योंकि ये देखना चाह रहा था कि क्या वो सच में उसके किसी काम की है। और ऊपर से जियाओ हेंग को पैसे भी मिल रहे थे हर महीने 9th मास्टर की वाइफ का एक्टिंग रोल प्ले करने के लिए और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तभी घर का बटलर और नौकर यहाँ पर सारे आ जाते हैं। वो लोग तो जियाओ हेंग को देख के पहचान जाते हैं। अभी जियाओ हेंग की पोल खोलने ही वाली थी कि वो यहाँ पर उन्हें इशारा करता है और कहता है, मैं तो 9th मास्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ ना, मैं आज से दुआन के लिए काम करने वाला हूँ। बटलर भी चौंक जाता है कि जियाओ हेंग क्या रोल प्ले कर रहा है। स्टिल वो उसकी बातों को समझ करके उसी तरीके से एक्ट करता है और वो लोग सारे ही दुआन को अब घर की ऑनर मानने लगे थे। 9th मास्टर नहीं है तो उसकी वाइफ को ही तो घर का ऑनर माना जाएगा ना। दुआन को घर लेकर के जाया जाता है। बटलर जियाओ हेंग से कह रहा था, आपका फेस फाइनली ठीक हो गया, लेकिन कैसे? वो बताता है कि दुआन ने शायद कोई मैजिक यूज़ किया है, दैट्स वाई मैं ठीक हो चुका हूँ। घर जा कर के दुआन सोच रही होती है, घर पे इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, अगर मैं उन्हें बेच दूँ तो मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे। तभी वहाँ पर वो दिमाग लगा रही होती है, हर एक चीज़ का प्राइस कैलकुलेट कर रही थी। जियाओ हेंग आ जाता है। दुआन यहाँ पर थोड़ा सा डर जाती है, फिर सोचती है, 1 मिनट, मैं तो इस घर की मिस्ट्रेस हूँ ना, तो मुझे क्या डरना ज़रूरी है। वो जियाओ हेंग से पूछती है, मास्टर तुम्हारा बाकी सारी वैल्यूएबल चीज़ें कहाँ रखता था?
जियाओ हेंग उससे अपने सेल्फ में लेकर के जाता है। उसने बटलर को कह रखा था अगर वो कंपनी का टोकन चोरी करेगी ना, सीधे इसे शूट कर देना। लेकिन दुआन उस लकड़ी से बने कंपनी के टोकन को तो बिल्कुल भाव नहीं देती है। उसे जियाओ हेंग की तरफ फेंकते हुए जितने सारे गोल्ड बार्स वहाँ पर रखे हुए थे, वो सारे गोल्ड बार्स वो उठा लेती है। इस पॉइंट पर जियाओ हेंग को समझ में आ जाता है दुआन हुआ की तरफ से नहीं भेजी गई है, वो बस मनी माइंडेड गर्ल है और वो एक गोल्ड डिगर की तरह बिहेव कर रही है। जियाओ हेंग कहता है तुम्हें ये वैल्यूएबल नहीं लग रहा। दुआन कहती है वो तो लकड़ी का बना हुआ है, इसमें क्या वैल्यूएबल है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो और जो जियाओ हेंग के कुछ पैसे थे बाहर उन्हें सेल करने का प्लान कर रही थी। कुछ बोरिंग चीज़ों को हटा करके कुछ क्यूट क्यूट सी चीज़ें टेडीज़ वगैरह वो घर में रख रही होती है। और यहाँ पर बटलर का कहना था ये नाइन्थ मास्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दुआन कहती है किसे फ़र्क पड़ता है, अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं और इस घर को मैं थोड़ा लाइवली बना रही हूँ। क्या बोरिंग बोरिंग चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। जियाओ हेंग को ओसीडी की प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से दुआन चीज़ों को रख रही थी जियाओ हेंग उसे चेंज करने का कोशिश कर रहा था। दुआन कहती है तुम्हें भी नाइन्थ मास्टर की तरह ओसीडी की प्रॉब्लम है। जियाओ हेंग बहाना कर देता है मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ ना, तो मुझे उसी की तरह रिएक्ट करना पड़ता है। फिर नाइन्थ मास्टर के जितने भी पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे उन सबको यहाँ पर वो बुलवाने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो बाहर आकर के तमाशा करने लगता है। दुआन जाती है, वो कहता है चुपचाप सारे पैसे जितने भी इनहेरिटेंस राइट है उसके हवाले कर दे, दुआन उसे नहीं संभाल पाएगी। दुआन कहती है लीगली वो ही ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती है। जियाओ हेंग आकर के उनके गुंडों से लड़ता है। फेस पर मार्क नहीं होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है। आफ्टर दैट वो लोग एक विल ला करके दिखाते हैं जिसमें कि नाइन्थ मास्टर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दुआन के नाम कर दी थी। ये सब कुछ दुआन का आइडिया था। यहाँ बाहर आने से पहले उसने जियाओ हेंग को नाइन्थ मास्टर के हैंड राइटिंग में इस विल को लिखने के लिए कहा था और टोकन भी लगाया था, स्टैम्प भी लगाया था। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तो चलो एक गेम खेलते हैं। इस बंदूक में एक गोली है, शूट करो और अगर तुम 3 राउंड में बच गई तो फिर ये कंपनी तुम संभालोगे और अगर नहीं कर पाई तो फिर ये मेरा हो जाएगा सारा। अब दुआन के पास पावर था, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है कि जो गोली है बंदूक की वो छठे नली पर है। इसी वजह से वो हुओ के साथ इस चैनल को एक्सेप्ट कर लेती है। भले ही गन भारी होने के बाद उसे उठ ना रही हो, लेकिन स्टिल वह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जियाओ हेंग को उसकी फिक्र हो रही थी, वो उसे रोक रहा था, लेकिन दुआन कहती है अरे मुझ पर भरोसा तो करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। पहला राउंड वो शूट करती है, गोली नहीं चलती है। दूसरा राउंड वो शूट करती है, तब भी गोली नहीं चलती है। हुआ को तो ये लग रहा था तीसरे राउंड में तो उसे गोली लग ही जाएगी, लेकिन वो एक एक करके पूरे 5 राउंड चला देती है और उसे गोली नहीं लगती है। छठे राउंड की तरफ वो हुओ की तरफ बंदूक तानते हुए कहती है अब मैं बंदूक चलाऊँ, क्या अंकल बैठ लेंगे। हुओ डरते हुए फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है, ये कहते हुए कि मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। जियाओ हेंग उनके जाने के बाद दुआन से कह रहा था कि ये हुओ वापस आएगा, इतनी आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दुआंग दिमाग लगा करके वही उनके सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाती है। दुआंग की नज़र में उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे, वो जितना ही अमीर होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जितने भी सुंदर सुंदर बॉडीगार्ड्स थे कुछ को लाइव स्ट्रीमिंग में लगा देती है, जो भी फास्ट काम करते थे उन्हें फूड डिलीवरी में लगा देती है, और कुछ जिनकी टांगें बहुत लंबी थी उन्हें डांस करने में लगा देती है। अब उसमें जियाओ हेंग भी आ रहा था, उसकी भी टांगें काफ़ी लंबी थी और वो भी हाइट में अच्छा खासा था। जियाओ हेंग इस चीज़ को नहीं मान रहा था, लेकिन दुआन की बात वो टाल भी नहीं सकता था। अभी वो खुद को 9th मास्टर नहीं जियाओ हेंग बना करके काम कर रहा था, तो भला कैसे ही मना कर सकता है। अब जियाओ हेंग के कहने पर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी वही सारे काम कर रहे थे। दुआन कुछ अच्छे काम भी कर रहे थे। रात में जो भी लड़कियों को गुंडे छेड़ा करते थे उन्हें जाकर के वो कुछ गार्ड्स वार्ड्स को लेकर के बचाया करती थी। ऐसे करके वो खुद को थोड़ा फेमस भी कर लेना चाह रही थी और कुछ अच्छे काम भी कर लेना चाह रही थी। तभी उसे कॉल आता है, जियाओ हेंग डांस करने से मना कर रहा है। अब दुआन सोचती है अब मुझे ही जा कर के कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जियाओ हेंग
मेन डांसर था। अगर वो डांस नहीं करेगा तो शो कंप्लीट कैसे होगा। क्लब जाने के बाद वो जियाओ हिंग को जैसे तैसे करके कन्विंस कर रही थी कि अगर वो नहीं नाचेगा तो फिर इसका शो नहीं शूट हो पाएगा ना। वो जियाओ हिंग को सिखाती है कि उससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जियाओ हिंग दुआन की बात मान करके पहली बार डांस करता है और उसका ये शो जो था वो सुपर डुपर हिट जाता है। दुआन जियाओ हिंग को कहती है कभी हंस भी लिया करो, कितने अच्छे लगते हो हंसते हुए, तुम्हें पता भी है। अब दुआन के टच से जियाओ हिंग बिल्कुल भी बुरा नहीं फील कर रहा था। इनफैक्ट उसे काफ़ी सही महसूस हो रहा था। वो ना घर जा कर के भी यही सोच रहा था, दुआन के टच से उसे अजीब क्यों नहीं लग रहा है। ऊपर से वो उसकी तरह स्माइल करने का कोशिश भी कर रहा था। सारे गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं। इनफैक्ट वो तो दुआन के दिए गए कामों से काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। तभी वहाँ पर दुआन आ जाती है और वो सबके लिए ड्रिंक लेकर के आई हुई थी। सारे ही बैठ कर के ड्रिंक कर रहे थे। जियाओ हिंग उनमें से ड्रिंक नहीं कर रहा था तो दुआन उसे भी ले जा कर के ड्रिंक करने के लिए बोलती है। जियाओ हिंग उसे आराम से ही पीने के लिए बोलता है, कहीं उसे बहुत ज़्यादा न चढ़ जाए, लेकिन वो तुरंत ही टन हो जाती है। जियाओ हिंग उसे कमरे में लेकर के जाता है। दुआन कहती है वो बहुत ही खुश है, उतने इतने सारे पैसे जमा कर लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जियाओ हिंग कितना हैंडसम है। वो उसकी बढ़ाई कर रही थी बट फिर वो मस्त घोड़े बेच करके सोने लगती है। जियाओ हिंग उसे प्यार से देख रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसे दुआन को अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बता देनी चाहिए, लेकिन अगली बार जब मौका मिलेगा तो वो ज़रूर बता देगा। इधर जो उसका अंकल था अब भी वो यहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसे पता चलता है जियाओ हिंग का भाई मेंग फॉरेन में है। उसे बहाना करके यहाँ बुलाने के लिए कहता है। अगली सुबह दुआन की नींद खुलती है। कल रात उसे याद आता है जियाओ हिंग उसे कमरे में लेकर के आया था, बट वो चेक करती है, थैंकफुली उनके बीच कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर वो बाहर से आ रही आवाज़ों को सुन करके बाहर जाती है। बाहर मेंग जियाओ हिंग का भाई पूरे घर में तोड़ फोड़ मचाया हुआ था। वह दुआन को अपनी भाभी मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था या तो वह हुओ की तरफ से भेजी गई है या तो फिर वो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। मेंग को ऐसे देख करके दुआन समझ नहीं पा रही थी कि वो इस ढक्कन को कैसे ही शांत करे। इनफैक्ट वो भी जियाओ हिंग को देख करके नहीं पहचान पाता है, क्योंकि जब वो 10 साल का था तभी से जियाओ हिंग ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे फॉरेन में रखा हुआ था, ताकि यहाँ के बछड़ों से वह दूर रह सके। इसीलिए वो अपने भाई को ही देख करके नहीं पहचान पाता है। और ऊपर से अब जियाओ हिंग के फेस पर मार्क भी तो नहीं था। दुआन मेंग को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मेंग उससे कहता है मैं कभी भी तुम्हें इस घर की अपनाने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इधर दुआन कमरे में जाती है और सोचती है कि इस मेंग के बच्चे को कैसे शांत किया जाए। दूसरी तरफ जियाओ हिंग अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। वो सपने में भी जियाओ हिंग का ही नाम ले रहा था। तभी वहाँ पर दुआन आ जाती है। वो जियाओ हिंग को यहाँ देख के कहने लगती है, क्या तुम भी इसे सबक सिखाने के लिए आए हुए हो। उसे समझाते हैं कि देखो ये सिर्फ अभी छोटा बच्चा है, इसे प्यार की ज़रूरत है और ये अपने भाई को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है। दुआन सोचती है छोड़ो यार, फिर इसे मैं क्या ही पीटूँ। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो समझ जाती है कि मेंग को कैसे कंट्रोल करना है। अगली मॉर्निंग मेंग एक दूसरी टीम के साथ गेम खेल रहा था। उनके बीच बेट लगा हुआ था और वो लोग चीटिंग करके गेम जीत जाते हैं और मेंग को वो पैसे देने पड़ते, लेकिन उनकी चीटिंग की वजह से मेंग उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो लोग मेंग को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर दुआन आ जाती है जियाओ हिंग के साथ। वो कहती है ठीक है चलो 3 गेम खेलते हैं, अगर इन 3 गेमों में से 2 में जीत गई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली, और अगर मैं हार गई तो तुम मुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तुम मैं हारी ना तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। तो वो बात सुन करके वो बदमाश इंसान मान जाता है और उसे लगा था कि दुआन एक गर्ल है, वो भला क्या ही जीत पाएगी और उसे डबल पैसे भी फ्री में मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर उसके साथ काम करने के लिए, गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि दुआन को कितने अच्छे तरीके से गेम खेलना आता है, और वो तुरंत ही तीनों के तीनों राउंड में उन्हें हरा देती है। और अब वो लोग जो बदमाश थे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो लोग इस लड़की
लड़की से हार सकते हैं। वो लोग उनसे लड़ने भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। जियाओ हिंग और उसका भाई दोनों मिल करके उन्हें सबक सिखाते हैं। दुआन कहती है, चलो अब तुम दोनों काफ़ी टायर्ड हो गए होगे, तुम दोनों को एक मस्त जगह लेकर के जाती हूँ। मैंग यहाँ पर सोच रहा था कि दुआन शायद उनके साइड से है, तभी तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अब वो उसे अपनी भाभी मानने के लिए तैयार हो चुका था। आफ्टर दैट वो जो दुआन है उनको शांत करने के लिए मसाज सेंटर पे लेकर के जाती है। उन दोनों में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुआन उन्हें रिलैक्स करने के लिए मसाज सेंटर लेकर के आने वाली है। इधर उनकी मस्त मसाज चल रही होती है और बाहर दुआन नेल एक्सटेंशन करा रही थी। आफ्टर दैट जब वो पेमेंट करने के लिए जाती तो उसे पता चलता है कोई कपल कूपन यहाँ पर नहीं लग रहा है और उसे सारे सर्विस के लिए इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। तब तक वहाँ पर दुआन की सौतेली बहन भी आ जाती है और वह दुआन का इंसल्ट करने लगती है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम यहाँ के वीआईपी मेंबर हैं, तुम्हें तो जियांग से शादी होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और तुम अभी गरीबों की ही ज़िंदगी जी रही हो। तभी उसी पॉइंट पर जियांग वहाँ पर आता है और वो 9th मास्टर का गोल्डन कार्ड दुआन को देते हुए कहते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने पैसे चाहिए तुम खर्च कर सकती हो। देख करके उसकी बहन को काफ़ी जेलसी होने लगती है कि दुआन इतनी अमीरी की ज़िंदगी भला कैसे जी सकती है। और दुआन को भी नहीं पता था कि 9th मास्टर के पास ऐसा कुछ कार्ड है और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने उसे यहाँ पर रखा हुआ है। अब उसकी बहन का यहाँ काफ़ी इंसल्ट हो रहा था तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसने ताना मारा था, हो जल्दी ही तख्ता पलट करने वाला है, तब मैं देखती हूँ तुम ये अमीरों की ज़िंदगी कैसे जी सकती हो। दुआन के माइंड में भी ये चल रहा था, अरे वो तो अभी है ही, वो तो उसे बहुत ही परेशान करेगा। वो कंपनी जाने का डिसाइड करती है और वहाँ पर कंपनी की चीज़ों को समझने का कोशिश कर रही थी। बहुत सारे फाइल्स वगैरह थे और जियाओ हिंग यहाँ पर उसका हेल्प कर रहा था। वो दोनों इस चक्कर में काफ़ी क्लोज भी आने लगते हैं। जियाओ हिंग तो दुआन को ऑलरेडी पसंद करने लगा था, बस उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। इस बात से अनजान दुआन अपने काम में खुद को बिज़ी रखती है, ये सोचते हुए कि वह जल्दी ही इन फाइल्स को कंप्लीट करे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ शेयर होल्डर्स को लेकर के आया हुआ था और वो यहाँ पर सबको ये कह रहा था कि दुआन कंपनी संभालने का लायक नहीं है, उसे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं ही कंपनी संभालने के लायक हूँ। मैंग भी सालों से बाहर रहा है तो उसे कुछ भी नहीं पता। तभी दुआंग यहाँ पर जियाओ हिंग के साथ आती है, मस्त मस्त रेडी वेडी होकर के आई हुई थी और कहती है कि मैं 9th मास्टर की लीगल वाइफ हूँ और मेरे जीते जी तुम यहाँ पर कंपनी कैसे अपने नाम करा सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास 9th मास्टर का फैमिली का वो टोकन है जिसकी वजह से वेल तो मेरे नाम पर है ही और ये सारी प्रॉपर्टी रखना मैं ही डिज़र्व करती हूँ। यहाँ आने से पहले जियाओ हिंग ने दुआन को वो टोकन दिया था और बोला था कि ये हमारी फैमिली का टोकन है, इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। अब उस टोकन को देख करके सारे ही यहाँ पर चौंक जाते हैं। हुओ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 9th मास्टर का सच में टोकन यहाँ पर दुआन के पास होगा। फ़िलहाल के लिए तो वो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन वो लीगली बहुत सारे शेयर होल्डर्स को अपने कंट्रोल में करते जा रहा था ताकि एट द एंड दुआन यहाँ पर इस केस से पीछे हट जाए और सारी ही चीज़ें यहाँ पर उसके नाम हो जाए। इस बड़े प्रॉब्लम में जो मैंग था उसने भी दुआन का साथ दिया था और उसका भी यही कहना था कि ये उसकी सिस्टर इन लॉ है और वो उसे ही सपोर्ट करेगा। हालांकि मैंग अब दुआन को अपनी भाभी मानने लगा था और उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। इधर उसका अंकल सोच रहा था कि उन दोनों को रास्ते से मुझे हटा देना होगा जैसे कि मैंने जियाओ हिंग को हटाया था। लेकिन घर पर दुआन कुछ फाइल्स को उतारने का कोशिश करती है, वो नीचे गिर रही थी तो जियाओ हिंग उसे संभाल लेता है। ये चीज़ मैंग देख लेता है और उससे ऐसा लगने लगता है कि जियाओ हिंग और दुआन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। वो दोनों के बीच जाके बैठ जाता है ताकि उनके बीच कोई भी रोमांस ना हो सके।
लेकिन जियाओ हेंग जो छोटी छोटी चीज़ों पर दुआन का केयर कर रहा था, प्यास लगने पर पानी देना, कमर दुखने पर उसे अपना कुशन ले जा करके देना, ये चीज़ें देख करके मेंग को लगने लगता है कि असल में उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। और वो गुस्सा जाता है और दुआन को कहता है, अब मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाला, तुम मेरे भैया को धोखा दे रही हो। दुआन जैसे तैसे करके मेंग को मनाती है, उसे समझाती है। जियाहोंग से वो फिर बात करने के लिए आती है। अगले दिन उसे कुछ और शेयर होल्डर से मिलने के लिए जाना था। गलती से दुआन के हाथ से जियाओहेंग के ऊपर पानी गिर जाता है। उस पानी को वो ड्राइड अप करने का कोशिश करती है, तभी वहाँ पर वापस से वो आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख करके वो कहने लगता है कि तुम लोग कहते हो हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है और यहाँ पर साफ तौर से तुम दोनों के बीच लबी डबी चीज़ें चल रही हैं। घर का बटलर मेंग को कमरे में अंदर लेकर के जाता है, उन दोनों को अकेले छोड़ दो ऐसा बोल करके। दुआन के मन में भी जियाओहेंग को लेकर के फीलिंग तो आने ही लगी थी, लेकिन यहाँ पर बस वो ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन के लिए वो दोनों तैयार हो रहे थे। अगले दिन जिस शेयर होल्डर से मिलने के लिए वो लोग जाते हैं, वहीं पर दुआन की फैमिली भी आई थी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने के लिए। उस इंसान का जो बेटा था वो हॉस्पिटल में कोमा में था। दोनों ही उस इंसान के बेटे को कोमा से होश में लाने का दावा कर रहे थे। दुआन की फैमिली कुछ सामान वगैरह को लेकर के आए हुए थे, लेकिन वो लोग फेक थे। वो लोग उसके बेटे को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते थे। दुआन तो ये देखते ही पहचान जाती है और यहाँ पर इस तरीके से कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे को सच में ठीक कर सकती हूँ। उसके फादर का भी यही कहना था। सबसे पहले ये लोग ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली कुछ नहीं होना था, लेकिन जो पावर यहाँ पर दुआन के पास थी, उस पावर की वजह से दुआन यहाँ पर तुरंत ही उस लड़के को ठीक कर देती है और उसे होश भी आ जाता है। जब भी चीज़ उस इंसान को पता चलता है तो वो तुरंत ही दुआन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली उनका बेटा कोमा से बाहर आ गया था। अब दुआन की जो डैड थे अपनी दूसरी बेटी को बहुत ही डांट लगा रहे थे कि तुम कैसे समन को लेकर के आई थी, वो तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। दुआन की बहन की काफ़ी बेइज्जती हो रही थी, तो वो बहुत ही गुस्से में थी और अब वो इस बेइज्जती का बदला दुआन से लेना चाह रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उसके लाइफ में बुरा हो रहा है वो सब कुछ दुआन की ही वजह से तो हो रहा है। और वो जाकर के मिल जाती है हुओ से और दोनों ही साथ मिल कर के काम करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। काफ़ी टायर्ड कंडीशन में दुआन घर आती है। जियोंग कहता है चलो मैं तुम्हें कमरे में लेके चलता हूँ, आज के काम के बाद तुम बहुत ही टायर्ड हो गई होगी। ये बात फिर से हुओ सुन लेता है और वो बहुत ही मेंग सुन लेता है और वो बहुत ही गुस्साने लगता है कि तुम्हारे और दुआन के बीच ज़रूर ही कुछ चल रहा है और तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जियोंग जानता था कि अब मेंग को उसे चीज़ें समझानी पड़ेगी। वो दुआन को आराम करने के लिए बोल करके मेंग से बात करने के लिए चले जाता है और वो मेंग को उसी कंपनी के हेड बैंड्स देता है जो कि वो एज 9th मास्टर होकर के उसे दिया करता था। ये देखते ही मेंग चौंक जाता है। तब जाकर के जियाओहेंग उसे क्लेरिफाई करता है कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। असल में हुओ की इन चालों की वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी पड़ रही है। मेरे और दुआन के बीच असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने दुआन से भी इन आइडेंटिटी को छुपा करके रखा हुआ है। मेंग सोचता है कि उसका भाई ढक्कन है, वो दुआन से प्यार करता है, उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। और अगले दिन अब वो जियाओहेंग को अपनी फीलिंग का अंदाज़ा लगवाने वाला है। उसने क्या प्लान किया था ये तो जियाओहेंग भी नहीं सोच सकता है। अगले दिन वो दुआन के लिए बहुत सारे ब्लाइंड डेट्स सेट करता है, लेकिन उन ब्लाइंड डेट्स में किसी एक को भी जियाओहेंग टिकने नहीं देता है। मैंगो से छेड़ते हुए कहता है क्यों तुम्हें जेलस हो रहा है, अगर दुआन ब्लाइंड डेट पर जाएगी तो। जियाओहेंग को एहसास होता हाँ एक मिनट, उसे तो जेलसी हो रही है। इट मीन्स कि वो सच में दुआन से प्यार करता है। अब उसे पता था कि उसे फ्लावर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने बटलर को उसके लिए फ्राइड चिकन का बुके बना के लेकर के आने के लिए कहता है। वो जानता था कि दुआन को कैसे इम्प्रेस करना है। फ्राइड चिकन का बुके देख करके जैसा कि उसने सोचा था, दुआन सच में यहाँ पर
काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है देखो ना यार, इतने सारे फ्लावर बुके पड़े हुए हैं, इन्हें तो मैं खा नहीं सकती हूँ, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया जो तुम मेरे लिए ये फ्लावर बुके लेकर के आ गए, वो भी फ्राइड चिकन का। मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जी हाँ, कुछ रोमांटिक बुक्स पढ़ रहा था जिनमें कि लड़कियों को कैसे पढ़ाएं, वो नोट्स को देख रहा होता है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआन के साथ अपनी इंटीमेसी को क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था। दुआन यहाँ पर उसे कोइंसिडेंस से समझ रही थी, लेकिन जियाहिंग को करीब आने से उसके दिल की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थी। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या वह सच में जियाहिंग को हद से ज़्यादा वाला पसंद करने लगी है, तभी तो वो उसके लिए इस तरीके का फील कर रही है। अगले दिन हो और जो दुआन की बहन थी वो दोनों ही मिल करके साथ में काम कर रहे थे। उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि उसकी बहन को दुआन के साथ क्या करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम लोग दुआन को एक क्लब में देखते हैं। उससे मिलने के लिए उसकी बहन आती है, अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है देखो ना, मेरा करियर ख़राब हो गया है, तुम मेरा थोड़ा सा मदद कर दो, बदले में तुम्हारी मॉम की बिलोंगिंग मैं तुम्हें दे दूँगी। दुआन इस बात को मान जाती है और तब तक बहाने से जो उसकी बहन थी उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर चुकी थी। दुआन जैसे उसे पीती है यहाँ पर उसे काफ़ी नशा होने लगता है। ये सब कुछ हो और दुआन का प्लान था, वो लोग दुआन और जियाहिंग के अफेयर को सामने लाना चाह रहे थे ताकि वहाँ पर उससे 9th मास्टर का इनहेरिटेंस राइट छीना जा सके। तब तक वहाँ पर जियाहिंग दुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो दुआन को वहाँ से घर लेकर के जाता है। अब वो समझ गया था उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उस दवा के असर की वजह से दुआन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो जियाहिंग के साथ इंटीमेट होती है। जियाहिंग उससे पूछता है कि तुम्हें होश तो है ना कि मैं कौन हूँ। दुआन कहती है कितने बातें करते हो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। एंड आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर सच में रोमांस करते हैं। अब दुआन को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं था। वो सोचती है वैसे भी उसे जियाहिंग से प्यार तो हो ही गया था, तो वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। जियाहिंग कहता है तुम्हें ये अजीब नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड था और अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। दुआन उसे कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी आइडेंटिटी से नहीं, इसलिए दुनिया क्या कहती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए मैटर करता है। बाहर जाने पर वो घर के बटलर से खुद ही इन बातों को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो और जियाहिंग रिलेशनशिप में है। वो काफ़ी खुश था, तभी उसके अंकल थोड़े शेयर होल्डर्स को लेकर के आ जाता है यहाँ पर दुआन को इनहेरिटेंस राइट से हटाने के लिए। तभी वहाँ पर जियाहिंग अब अपने असलियत में आता है और कहता है कि वो कोई जियाहिंग नहीं है, असल में वही 9th मास्टर है। शुरुआत में तो वो लोग इस बातों का भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब जियाहिंग प्रूफ देता है तब जाकर के उन्हें ये बात मानना पड़ता है। दुआन ये देख कर के चौंक जाती है कि शुरुआत से ही जियाहिंग उसे उल्लू बना रहा है। फ़िलहाल उसके अंकल का तो पत्ता पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। इतने दिनों से जो कुछ भी हुआ, जियाहिंग पर अटैक करने का प्लान कर रहा था, वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कंपनी में जितने भी इसने फ्रॉड किए थे उस वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। शेयर होल्डर्स जियाहिंग के वापस आने से काफ़ी खुश थे। कंपनी अब जियाहिंग के कंट्रोल में था, लेकिन दुआन उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी। सारे उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं। जियाहिंग यहाँ पर दुआन से माफ़ी मांगता है और उसे रिंग दे करके प्रपोज करता है, लेकिन जैसे ही दुआन उसे हाँ कहती है वो अपनी दुनिया में चली जाती है। जियाहिंग सैड हो जाता है कि दुआन अचानक से आखिरकार गायब कहाँ हो गई, लेकिन दुआन जो अपनी दुनिया में गई थी वो अपने गॉड से अपने मैरिज के
अपने मैरिज के उस रोप को लेने के लिए गई हुई थी। शादी का बंधन हम कहते हैं ना, एक धागे से जुड़ा होता है जो कि हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है और सबकी जोड़ी बनी ही होती है। उसी धागे को वो गॉड से लेती है और कहती है वो धरती पर ही रहना चाहती है। उसे अपना प्यार मिल चुका है तो गॉड भी उसे नहीं रोकते हैं। दुआन वापस से जियोहन के पास आ जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।